रजनी की सास और उसका पति बहुत जालिम थे और वो उसे अपने और बच्चों को पेट भर कर रोटी भी ना देते थे। एक दिन उसका बाप आया और रजनी को कुछ पैसे दे गया कि बच्चों को और अपने कपड़े ले लेना। तो अचानक सास की नज़र उन पैसों पर पड़ गई तो उसने बाद में रजनी से वो पैसे छीन लिए और फिर उससे कहने लगी कि जाओ बाप से और पैसे लेकर आओ। तो एक दिन मजबूर होकर रजनी अपने बाप के पास गई तो वहाँ की हालत देखकर पिताजी से मिलने का बहाना करके वापस लौट आई और जब बच्चों को खाना देने लगी तो वही खाना सास ने छीन कर कुत्तों को डाल दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया कि अचानक बेटी कुत्ते के आगे से खाना उठाकर खाने लगी। तो भगवान ने रजनी 7 महीने बाद अपने मायके आई थी। उसकी माँ ने आलू और पनीर का पुलाव बनाया था जिसमें पनीर कम और आलू ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी बच्चों ने बड़े शौक से खाया था। रजनी अपने बच्चों को पेट भरकर खाता देखकर अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को पल्लू के किनारे से साफ करने लगी। उसकी माँ ने कहा क्या बात है? तो वो कहने लगी कुछ नहीं माँ। उसकी माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो चुप चुप सी रहने लगी हो, खुश तो हो ना अपने घर में। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और अपनी माँ के हाथ पर हाथ रख दिया और कहने लगी हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। विनोद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप क्यों परेशान होती हैं? 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन आप पता नहीं क्यों हर समय ऐसे ही सवाल करती रहती हैं। उसकी माँ कहने लगी तुम मेरी इकलौती बेटी हो, 2 भाइयों की इकलौती बहन, और दोनों भाई बस इतना ही कमाते हैं कि अपना घर संभाल सकें, और तुम्हारे पिताजी इस बुढ़ापे में भी अपनी दुकान चला रहे हैं जिससे बस इतना ही आता है कि हम बुढ़ा बूढ़ी का गुजर बसर हो सके। इसलिए बेटों से तो हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि जब भी हालात कुछ अच्छे हुए तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। वो कहने लगी माँ मैंने कब आपसे कुछ मांगा है? उसकी माँ कहने लगी तुम्हारी आंखों की उदासी तुम्हारे दिल के सारे राज मेरे सामने खोल देती है। बेटा तुम बहुत सब्र वाली हो, जो तुमने भाइयों की लड़ाई झगड़े न होने की खातिर अपना हिस्सा भी उन्हें दे दिया, उनसे कुछ भी नहीं मांगा। मैं जानती हूँ जब भी बहन अपनी जायदाद का हिस्सा अपने भाइयों को माफ़ करती है तो उसका पति और सास किस कदर उसका जीना हराम कर देते हैं। रजनी कहने लगी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा ही सोच रही हैं। विनोद ने मुझसे कभी भी ऐसी किसी बात की मांग नहीं की। अभी वो ये बात कही रही थी जब उसके मोबाइल पर फ़ोन आने लगा। फ़ोन विनोद का ही था। उसने कहा कि माँ यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं, मैं विनोद से बात करके आती हूँ। खाना बीच में ही छोड़कर वो आंगन में चली गई। जैसे ही फ़ोन उठाया तो विनोद की चिंघाड़ती हुई आवाज़ उसे सुनाई दी। कमीनी, तुझे ये नहीं पता था कि तेरे पीछे से मेरी माँ को खाना कौन देगा? मुंह उठा के मैके जाने से पहले मेरी माँ को खाना देकर आना चाहिए था। क्यों नहीं दिया तुमने? तो वो कहने लगी विनोद मैं खाना पका कर आई थी, रोटियां भी बनाकर आई थी, बस माँ को प्लेट में डालकर ही तो खाना था, और इतना तो वो कर ही सकती हैं। रजनी का ये कहना था कि विनोद की गालियाँ शुरू हो गईं। वो कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने ज़ुबान चलाते हुए? तुम अभी के अभी घर पहुँचो वरना तुम्हारी टांगें तोड़कर रख दूंगा। किससे पूछकर मायके गई थी? वहाँ कौन से तुम्हारे बाप ने जायदाद के हिस्से तुम्हें बांटने थे? सब कुछ तो तुमसे हथिया लिया है। याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम आधे घंटे के अंदर अंदर घर नहीं पहुंची तो अपनी खैर मना लेना। ये कहकर विनोद ने फ़ोन रख दिया। रजनी ये सोच रही थी कि अब माँ से क्या कहे। अभी उसे यहाँ आए हुए बस 1 घंटा ही तो हुआ था कि विनोद को उसकी माँ ने फ़ोन करके न जाने कौन कौन से रोने रोए थे कि वो रजनी पर भड़क उठा था। वो जानती थी कि अगर वो 1 घंटे के अंदर अंदर ना पहुंची तो वो उसकी शक्ल को बिगाड़ कर रख देगा। हाथ तो उसने शादी के 1 हफ्ते बाद ही उठा लिया था। रजनी शुरू से ही चंचल स्वभाव की थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, और माँ बाप ने गरीबी में भी बेटी के सारे नाज नखरे उठाए थे। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली रजनी की शादी के फ़ौरन बाद ही गुमसुम सी रहने लगी थी, क्योंकि उसके ससुराल का माहौल घर के माहौल से बिल्कुल अलग था। हालांकि रजनी के भाइयों ने और पिता ने उसे ज़रूरत की हर चीज़ दहेज में दी थी, लेकिन फिर भी सास हर वक्त आने कसती रहती और कमियां निकालती रहती थीं। फिर विनोद का व्यवहार शुरू से उसके साथ अच्छा न था। शादी की रात ही उसने रजनी से कह दिया था कि अगर मेरी माँ के सामने ज़ुबान चलाने की ज़रा भी कोशिश की तो तुम्हारी चोटी पकड़कर तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसी बातों का तो उसने सोचा भी नहीं था जो कि शादी के रात विनोद ने उससे कही थी। इसलिए उसने अपनी सास के सामने कभी उफ तक नहीं किया था। लेकिन फिर भी जब भी विनोद घर आता तो उसकी माँ उससे यही कहती कि तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती। और एक बार तो जैसे ही विनोद आया तो उसकी माँ तेज़ आवाज़ में रोने लगी। रजनी किचन में काम कर रही थी। वो परेशान हो गई। विनोद भी घबराते हुए माँ के पास चला गया। वो भी अपनी सास के पास पहुँच गई और कहने लगी माँ जी क्या हुआ है? जैसे ही रजनी ने अपनी सास के हाथ पर हाथ रखा
तो उसने झटक दिया और कहने लगी, ड्रामेबाज औरत, पति को देखकर ड्रामे करती है। फिर अपने बेटे से कहने लगी, पूरा दिन इसने मुझे खाने पीने को कुछ नहीं दिया और तुम्हारे सामने मेरे साथ हमदर्दी दिखा रही है। ये सुनना था कि विनोद ने एक जोरदार थप्पड़ रजनी के मुंह पर दे मारा और इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल निकला था। वो अपनी सास को शिकायत का मौका नहीं देती थी, लेकिन फिर भी जब भी विनोद घर आता था तो विनोद की माँ एक फसाद खड़ा कर देती। वो झूठ बोलती रहती। हालांकि पहली बार प्रेग्नेंट होने पर डॉक्टर ने रजनी से सख्ती से कहा था कि वो ज़्यादा भारी काम ना करे, लेकिन सास को ये था कि कहीं बच्चा होने की खुशी में विनोद अपनी माँ को ही न भूल जाए और अपनी पत्नी का ख्याल ना रखने लगे। इसलिए वो रजनी से कहती कि सारे कपड़े हाथ से धो और ज़मीन पर बैठकर धो। वो बेचारी सारे कपड़े धोती और जब आंगन में फैलाने लगती तो उसकी सास कहती कि ये नहीं, बाल्टी उठाकर छत पर लेकर जाओ। बेचारी अपने भगवान से यही प्रार्थना करती रहती कि बेशक ज़िंदगी और मौत तेरे हाथ में है और तूने ही मुझे औलाद की खुशी दी है तो तू ही इसकी रक्षा भी करेगा। उसकी सास के सारे हथकंडे नाकाम रहे थे। वो उससे सारे घर के काम करवाती थी, लेकिन फिर भी रजनी ने बेटे को जन्म दिया था। ये देखकर विनोद कुछ महीने तो रजनी का भी ख्याल रखता रहा और अपने बेटे का भी, लेकिन ये बात उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती थी। इन्हीं दिनों रजनी के भाई आपस में बंटवारे का कहने लगे तो रजनी से विनोद ने कहा कि जाओ तुम भी अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर आओ। वो कहने लगी, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर मैं अपने भाइयों से क्यों जायदाद का हिस्सा मांगूं? क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाई उसे जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे। वो शादी पर उससे कह चुके थे कि हमने तुम्हें दहेज दे दिया है तो समझो कि यही तुम्हारी जायदाद का हिस्सा है। अब जायदाद के हिस्से में कुछ नहीं मिलेगा और ना ही तुम ये उम्मीद रखना। अब तो भाइयों का व्यवहार भी उससे काफ़ी बदल गया था। जब भी वो मायके जाती थी तो भाभी उसे चाय तक नहीं पूछती थी। बस उसकी माँ ही थी जो उसके आने पर उसकी आवभगत करती थी। यह बाप था जो बेटी की आंखों के आसपास फैले काले घेरे को देखकर और पीली पड़ती रंगत को देखकर समझ जाता था कि यह सब्र करके अपने घर में बैठी है। आज तक रजनी ने कभी अपने ससुराल की शिकायत में एक शब्द अपनी जुबान से नहीं निकाला था। उसने पहले तो विनोद को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसका दहेज उसका हिस्सा था, लेकिन विनोद तो ये सुनकर आपे से बाहर हो गया था। वो कहने लगा, जाकर अपना हिस्सा लेकर आओ वरना मैं तुम्हें अपने घर घर से भी धक्के देकर निकाल दूंगा। इन्हीं दिनों वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी और हाथ जोड़कर विनोद के सामने मिन्नतें करती रही, लेकिन फिर भी उसने उसके मायके भेज दिया। उसने भाइयों के सामने जब अपनी जायदाद का हिस्सा मांगा तो दोनों भाई गुस्से से उस पर बरस पड़े कि हम तुम्हें एक भी पाई नहीं देंगे। उन्होंने तो घर का बंटवारा तक कर दिया था। माँ बाप को बस इतनी ही जगह दी थी जिसमें एक कमरा और छोटा सा आंगन रसोई घर था और कहा कि आप बुढ़ा बूढ़ी एक कमरे में रह सकते हैं। बाकी का घर दोनों ने आधा आधा कर लिया था। इसके बाद रजनी मायूस होकर जब वापस जाने अपने घर गई विनोद और उसकी माँ तो इसी ताक में थे कि वो आएगी तो पैसे लेकर आएगी। उन्होंने जब उसे खाली हाथ देखा तो विनोद तो गुस्से से बिफर पड़ा। वो कहने लगा कि खाली हाथ आई तो आई कैसे? उस रात विनोद ने रजनी को बहुत मारा था, लेकिन वो बेचारी चुपचाप उसकी मार सहती रही। अगले दिन उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया तो सास को इस पर थोड़ा तरस आया। वो उसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता था, इसलिए इसका ख्याल रखें। दूसरी बार रजनी ने बेटी को जन्म दिया था, लेकिन सास और विनोद ने उसका खाना पीना तक कम कर दिया था। वो उसे अच्छी खुराक नहीं देते थे। कहते थे कि तू अपने भाई के पास से अपनी जायदाद छोड़कर आई है, जब अपने भाइयों पर इतना एहसान कर सकती है तो हमारी रोटी कम खाकर हम पर भी एहसान कर। बल्कि विनोद तो इस कदर जालिम था कि अपने बच्चों को भी पेट भरकर खाने को नहीं देता था। जब भी उसका बेटा रोटी खाने लगता था तो उसके आगे उसे वो प्लेट हटा लेता था। वो कहता था कि एक रोटी तेरी माँ को दी है, जा उसी के पास साथ जाकर रोटी खा, तुम्हें अलग से खाना नहीं मिलेगा। जब वो देखती तो खून के आंसू पी के रह जाती। वो अपनी आधी रोटी तो अपने बेटे को खिला देती थी और आधी रोटी खुद खाकर गुजारा कर लेती। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरने लगी थी। घर के कामों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। विनोद से जब भी मायके जाने के लिए कहती तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता था और कहता कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिया क्या है जो तुम मायके भाग भाग कर जाती हो। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मायके जाने की। कई कई महीने रजनी मायके की शक्ल नहीं देखती थी। अब भी 7 महीने बाद मायके आई थी, लेकिन विनोद का फ़ोन आ गया, इसलिए अपनी माँ से ये बहाना करने लगी कि सास को बुखार हो गया है, इसलिए मुझे वापस जाना है। उसकी माँ उसे रोकती रह गई कि पेट भरकर खाना तो खा लो, लेकिन उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। वो वापस घर आ गई। जैसे ही वो घर आई, विनोद घर पर ही था और गुस्से से भरा पड़ा था। बच्चों को देखकर और रजनी को देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो कहने लगा, अगर मेरी माँ को पीछे से कुछ हो जाता तो मैं तेरा गला घोट कर तुम्हें यहीं मार कर दफन कर देता।
किससे पूछ कर गई थी? वो कहने लगी, बस कुछ घंटों के लिए गई थी। 7 महीने से मैंने मायके की शक्ल नहीं देखी और मेरा बाप भी बीमार है। विनोद ये सुनकर उसकी चोटी पकड़कर खींचकर बोला, तेरा बाप मर तो नहीं गया था ना, जो तुझे अपने बाप की याद सताने लगी? आज के बाद अगर तूने मेरी अनुमति के बगैर पैर भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सब देखकर उसकी सास अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी। वो बहुत खुश होती थी। जब भी विनोद रजनी पर हाथ उठाता था वो कहती थी कि पत्नी को काबू में रखा करो, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। कुछ दिन बाद ही विनोद के दूर के चाचा का लड़का लखनऊ आया और रहने के लिए उसके घर पर ही आ गया। वो नौजवान नियत और नज़र का अच्छा नहीं था, हर समय रजनी को देखता रहता था। वो पैसे वाला भी था और यहाँ पर कारोबारी सिलसिले में अपना माल खरीदने आया था। रहने तो वो 4-5 दिन के लिए आया था, लेकिन रजनी को देखकर जैसे उसका वापस जाने का दिल ही नहीं था। 2 दिन तो वो बड़े मौके की तलाश में रहा कि रजनी से अकेले में कोई मुलाकात हो जाए, क्योंकि बेशक वो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन जिस तरह व्यवहार विनोद उसके साथ रखता था वो अभी भी दुबली पतली थी। वो तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। विनोद में लाखों बुराइयां थी, लेकिन शक्की स्वभाव का नहीं था। कभी उसने इस पर घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाया था। विनोद के चाचा का लड़का संदीप बहाने बहाने से किचन का रुख करने लगा। एक बार रात का समय था, जब रजनी खाने के बर्तन धो रही थी। जब वो किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वो उस समय दुपट्टा उतार कर किचन के दरवाजे पर लटका कर बर्तन धोने में बिजी थी, क्योंकि किचन का रुख कोई भी नहीं करता था, ना ही विनोद और ना ही उसकी सास। इसलिए उसे पता था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। विनोद जाकर सो चुका था और रजनी की सास भी अपने कमरे में सो रही थी, और उसकी सास कहती थी, रात को पूरा किचन साफ किया करो और पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाकर ही तुम सोने जाया करो। अभी घर की सफाई भी करनी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही थी, जब अचानक उसे ये यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा है और उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। जैसे ही वो पीछे पलटी तो वहाँ उसके बिल्कुल पीछे ही संदीप खड़ा था, और उसे ऐसे सामने खड़ा देखकर रजनी की जैसे जान निकली थी, और उसे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। रजनी कहने लगी, आपका किचन में क्या काम है? बाहर निकलिए यहाँ से। रजनी का स्वर ऊंचा हुआ था, लेकिन वो लगातार मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि रजनी उससे क्या कह रही है। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें घास नहीं डालता, उसका व्यवहार तुम्हारे साथ देख चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे पति में नज़र क्या आया था, जो उन्होंने तुम्हें विनोद जैसे आदमी के साथ बांध दिया। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हें कोई भी खुशी नहीं देता। उसके मुंह से ये बातें सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगी कि आप यहाँ से बाहर जाएं, वरना मैं विनोद को बुला लूँगी। वो कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर तरह की खुशियाँ दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। उसका ये कहना था कि रजनी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, खबरदार जो तुमने मेरे सामने इस तरह की बातें की तो। ये कहते हुए उसने उसे पीछे धकेला और अपना दुपट्टा लेकर किचन से वैसे ही बाहर आ गई और सीधी अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। विनोद बेखबर सो रहा था। उसे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। अगर वो विनोद को बता भी देती तो वो कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। अब तो रजनी को ये डर लगने लगा था कि कहीं वो उसके चरित्र पर शक ही ना करे, और ये भी परेशानी थी कि अगर सास ने सुबह उठते ही किचन वैसे ही बिखरा हुआ देखा तो वो उस पर चिल्लाने लगेंगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि दोबारा बाहर जाए या नहीं जाए। अगर बाहर जाएगी तो कहीं विनोद उसके साथ कोई संदीप उसके साथ कोई बदतमीजी ना कर दे। वो अपना सर बांधकर लेट गई कि सुबह अपनी सास और विनोद से बहाना कर देगी कि उसके सर में बहुत दर्द था, इसलिए उसने किचन की सफाई नहीं की। वो बेड पर लेटकर सो गई थी, लेकिन सुबह 6 बजे ही दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। जैसे ही विनोद की आँख खुली तो रजनी को हिलाकर उसे उठाने लगा। वो कहने लगा कि जाकर दरवाज़ा खोलो। वो सिर बांधे लेटी हुई थी। जब उठकर उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी सास उसे गुस्से से देख रही थी। वो कहने लगी, कितनी बार तुमसे कहा है कि किचन साफ करके सोया करो, पूरा किचन वैसे का वैसे बिखरा हुआ है। वो कहने लगी, माँ जी, रात को मेरे सर में बहुत दर्द था, मैं बस अभी कर देती हूँ। सास कहने लगी, जल्दी करो और मुझे नाश्ता भी बना कर दो। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई तो संदीप भी उसकी सास के साथ ही बैठा था और उसे बड़े गुस्से से देख रहा था। साथ ही साथ वो अपनी मूंछों को ताव भी दे रहा था। उसने खामोशी से अपनी सास को नाश्ता बना कर दिया और पूरा किचन भी साफ किया। फिर वो घर की सफाई भी करने लगी। अभी वो सफाई कर ही रही थी जब संदीप कहने लगा कि मेरे कमरे का झाड़ू पोछा भी कर दीजिए भाभी। ये कहकर वो कमरे में चला गया, लेकिन रजनी उसके कमरे में सफाई करने से कतरा रही थी। उसकी सास कहने लगी, तुम्हें सुनाई नहीं देता, जाओ जाकर संदीप के कमरे की सफाई करो। वो अपनी सास से कहने लगी कि आप पहले अपने भतीजे से कहें कि बाहर आए, मैं कमरे में सफाई कर लूँ, फिर वो कमरे में जाए। उसकी सास कहने लगी, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? क्या तू अब मेरे भतीजे पर भी शक करेगी? तो वो कहने लगी, मैं शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। विनोद भी उस समय तक उठकर बाहर आ गया था। वो कहने लगा, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? जाओ जाकर सफाई करो, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, और हाँ, मेरे कपड़े भी जल्दी से प्रेस करो, मुझे दुकान पर जाना है, जल्दी करो।
ना चाहते हुए भी रजनी संदीप के कमरे में चली गई, लेकिन जैसे संदीप के कमरे की सफाई करने लगी तो संदीप ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहने लगा, तुमने थप्पड़ मारा था ना मेरे मुंह पर, अब देखो मैं तुम्हें इस बात पर छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने शोर मचाया तो मैं उल्टा तुम्हें ही बदनाम कर दूंगा और तुम्हारा पति तुम्हारे बजाय मुझ पर विश्वास करेगा। और अगर एक बार तुम्हारे पति के दिल में शक बैठ गया तो याद रखना कि वो तुम्हारा जीना दूभर कर देगा। पहले कौन सा रजनी की जिंदगी में आसानी थी। उसने मुश्किल से अपनी कलाई संदीप के हाथ से छुड़ाई और जल्दी से सफाई करके कमरे से बाहर आ गई। पूरा दिन वो परेशान रही थी कि पता नहीं ये आदमी अब उसके साथ क्या करेगा। भगवान के सामने बैठकर वो अपनी इज्जत की रक्षा की प्रार्थनाएं करती रही कि भगवान उसकी इज्जत बचा ले। जैसे ही रात हुई और संदीप अपना माल लेकर वापस आया तो वो बहुत परेशान था। जब उसकी सास ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो कहने लगा, मुझे अभी बरेली जाना है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरी पत्नी रो रही थी। ये कहकर उसने जल्दी से अपना सामान बांध लिया और वापस चला गया। रजनी ने शुक्र किया कि भगवान ने उसकी इज्जत रख ली, वरना तो ना जाने विनोद उसके साथ क्या व्यवहार करता। अभी वो इसी मसले से निकल नहीं पाई थी कि विनोद के नौकर ने उसकी दुकान पर चोरी कर ली और पैसे लेकर भाग गया। विनोद परेशान सा घर वापस आया था। ये देखकर उसकी माँ कहने लगी, अब इस औरत की मनहूसियत तुम्हारे कारोबार पर भी पड़ने लगी है। मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता था, लेकिन ये मनहूस अगर अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा ले आती तो तुम्हारी दुकान पर चार चांद लग जाते, और अब देखो नुकसान भी हो गया। इससे कहो कि अपने बाप से पैसे लेकर आए। बार बार रजनी की सास विनोद से बस यही कहती है। उसके अंदर एक उबाल सा उभरने लगता था। फिर वो रजनी को मारता पीटता था, लेकिन वो सब कुछ सहने के बावजूद अपने बाप से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बूढ़े माँ बाप हैं, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि बेटी के आंसू से उनका दिल पिघल जाए और अपना घर बेचकर वो रजनी की मदद भी कर दे, लेकिन फिर वो खुद बेघर हो जाते। भाइयों का व्यवहार वो देख चुकी थी। उसके माता पिता तो दोनों भाई पूछते तक न थे। इस बुढ़ापे में भी उसका बाप झुकी हुई कमर के साथ अपनी दुकान खोलकर पापड़ और टॉफियां बेचता था और उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। इस बार भी विनोद से ने उसका मुंह जख्मों से भर दिया था। उसके चेहरे पर मुक्के मारे थे, उसकी आंख भी सूज गई थी। इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि अचानक से एक दिन उसके घर का दरवाज़ा खटका। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अपने बाप को सामने देखकर बुरी तरह घबरा गई। वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। बाप ने जब बेटी का चेहरा देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। कई महीनों से दोनों बूढ़ा बूढ़ी पैसे जमा कर रहे थे कि रजनी और उसके बच्चों को नए कपड़ों के लिए पैसे देने हैं। देखा तो दोनों बच्चे सूखी रोटी पानी के साथ खा रहे थे। बड़ी मुश्किल से रजनी के बाप ने अपने आंसू रोके थे और बेटी के हाथ में 5,000 देकर कहने लगा कि इस बार दिवाली पर अपने और बच्चों के कपड़े बना लेना। सास की नज़र इन पैसों पर ही थी जो कि रजनी के बाप ने उसे पकड़ाए थे। कुछ देर ही उसका बाप वहां पर रुका और फिर वहां से वापस चला गया। जैसे ही रजनी का बाप बाहर गया तो उसकी सास सोफे से उठी और तेज कदमों से रजनी के पास आई और उसकी मुट्ठी में दबे हुए पैसे उसे छीन लिए और कहने लगी, इधर दे, और एक एक करके नोट गिनने लगी। फिर कहने लगी, वाह भाई वाह, बड़ा पैसा आ गया तेरे बाप के पास। मुझे तो लगता है कि तेरा बाप अमीर हो गया है, तुझे तेरा हिस्सा भी दे सकता है। विनोद आता है तो उससे कहती हूँ कि तुझे तेरे मायके भेजे ताकि तू अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर आए। वो कहने लगी, माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कई महीनों से मेरे माँ बाप पैसे जमा कर रहे थे। तो उसकी सास कहने लगी, चल झूठी लड़की, अगर तूने एक भी शब्द और कहा तो देख मैं तेरी विनोद से कैसे शिकायत लगाती हूँ। पैसे उसकी सास ने अपने कमरे की अलमारी में रख लिए। रजनी के हाथ कुछ भी नहीं आया। रात को जब विनोद आया तो उसकी एक ही जिद थी कि अपने बाप के घर जाकर पैसे लेकर आ। बेबसी और मजबूरी की हालत में वो अपने बाप के घर गई थी, लेकिन देखा उसके माँ बाप दोनों ही प्याज और हरी मिर्च के साथ रोटी खा रहे थे और माँ कह रही थी कि अच्छा किया आपने पैसे बेटी को दे दिए, 15-20 दिन की बात है, इतने दिन हम रूखी सूखी खा कर गुजारा कर लेंगे, कुछ पैसे आएंगे तो फिर घर का राशन डाल लीजिएगा। काफ़ी महीनों से मैं देख रही हूँ कि रजनी मैले कुचेले पुराने कपड़ों में आती है और बच्चों ने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए होते हैं। चलो इस बार दिवाली पर अच्छे कपड़े पहन लेंगे। दरवाजे से उसने जब ये दृश्य देखा तो वहीं से लौटकर वापस आ गई। माँ बाप तो पहले ही भुखमरी की हालत में थे, उन्हें क्या परेशान करती। सास से ने जब रजनी को खाली हाथ देखा तो सामने बैठे पोता पोती को खाना खाते देखकर उनके आगे से प्लेट छीन ली और बाहर खाना कुत्तों को डाल दिया। ये देखकर रजनी कहने लगी कि भगवान के लिए, भगवान के कहर से डरो, मेरे बच्चों का खाना कुत्तों के सामने क्यों फेंका है। ये सुनकर उसकी सास ने उसे मारना शुरू कर दिया और बच्चों को हाथ पकड़कर उन्हें भी रजनी के साथ घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। रजनी गली में रोती रही, दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन उसकी सास ने दरवाज़ा नहीं खोला। छोटी बेटी को बहुत भूख लगी थी। कुत्ता उसका खाना खा रहा था। जब वो खामोशी से उठी और कुत्ते के पास चली गई और कुत्ते के मुंह से रोटी खींचकर कहने लगी, मेरी रोटी वापस कर दो, मुझे भूख लगी है।
ये हालत देखकर रजनी का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो अंदर समा जाए। तभी अचानक से घर के अंदर से चीखों की आवाज़ आने लगी। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। घर के अंदर से धुआं उठ रहा था। लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसकी सास चिल्लाए जा रही थी। लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो उसकी सास को तब तक आग लग चुकी थी। शायद वो किचन में कुछ पकाने लगी थी तो उसी से कपड़ों को आग लग गई थी। ये खबर जब विनोद तक पहुंची तो वो रोता पीटता हुआ घर पहुंचा था। उसकी माँ जलकर मर चुकी थी और उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि जुल्म ज़्यादती करने से भगवान की पकड़ चाहे देर से आए या जल्दी लेकिन कभी तो कभी आती ही है। जब से जावेद की माँ मरी थी उसने रजनी के साथ जुल्म सितम करना छोड़ दिया था, बल्कि अपने व्यवहार की माफ़ी भी उससे मांग ली थी। उसके और बच्चों के साथ उसका व्यवहार भी ठीक हो गया था। रजनी का समय बदलने लगा था और वो भगवान का धन्यवाद करती थी कि भगवान ने उसके सब्र का सिला दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।